नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विभिन्न एक्ट और अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या पार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का अधिनियम। हम लोग बारी बारी से इन सभी एक्ट और अधिनियम का अध्ययन करेंगे और देखेंगे इनमें महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट भारत के संबंध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इस एक्ट का उद्देश्य व्यापारिक कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने की ओर एक कदम बढ़ाना था। दोस्तों, इस एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए गए, जरा एक नज़र डालते हैं। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना। अब कंपनी पर अंग्रेजी संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी चलाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस समय का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यानी अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में की गई। दोस्तों, अगला टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट में संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी के शासन पर कंपनी पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल का अधिकार बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल का अधिकार और बढ़ा दिया गया। दोस्तों, अगला टॉपिक है 1786 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया और परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार गवर्नर को मिला। यानी गवर्नर को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया और इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति नियुक्त किया गया। 1786 का संशोधन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति बनाया गया और परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी का अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ाया गया। यानी कंपनी को जो अधिकार पत्र दिया गया था उसे 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बम्बई और मद्रास का पर्यवेक्षण का अधिकार मिला। यानी 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई।
बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। लेकिन अब इस 1793 के अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई का पर्यवेक्षण करने का अधिकार बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया कि कंपनी 20 वर्ष और व्यवसाय करेगी। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी जो भारत पर व्यापार करने का केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सिवाय चीन और चाय, यानी चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार को और चाय का व्यापार करने के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी और चाय का व्यापार कर सकती थी। शिक्षा पर व्यय प्रति वर्ष 1 लाख रुपया करने का निर्णय लिया गया, यानी कंपनी शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करेगी। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को छूट दिया गया कि वे भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों, अगला अधिनियम 1833 का एक्ट है। कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब चीन और चाय के अधिकार को भी ख़त्म कर दिया गया और कोई भी आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार कर सकता था। सरकारी नौकरी में जाति वर्ग का आरक्षण समाप्त किया गया। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल बंगाल का होता था, अब वही गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। परिषद में एक विधि सदस्य की व्यवस्था की गई और उस तरह प्रथम विधि सदस्य मैकाले को बनाया गया। 1833 अधिनियम के द्वारा परिषद में एक विधि सदस्य का व्यवस्था किया गया और प्रथम विधि सदस्य मैकाले बनाए गए। 1833 एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया और जिस समय दास प्रथा अंत हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अधिकारियों के लिए परीक्षा की शुरुआत की गई और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ, यानी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 हो गई। अधिकारियों के लिए अब परीक्षा की व्यवस्था की गई और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद एक अधिनियम लाया गया जिसे 1858 का भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारत पर कंपनी शासन नहीं करेगी, अब भारत पर क्राउन शासन करेगा। भारत के लिए भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन किया गया। सचिव के कार्यालय का व्यय होम चार्जेज के रूप में भारत पर डाला गया और इस समय वायसराय की नियुक्ति हुई और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई। वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद का गठन करने का अधिकार मिला। वायसराय को
अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 1861 के द्वारा विधानसभा की स्थापना, 1861 के द्वारा वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद का गठन करने का अधिकार मिला। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 अधिनियम के द्वारा दिया गया। 1892 का अधिनियम, 1892 के अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दोस्तों 1909 का अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार, हम इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 1909 अधिनियम के द्वारा विधानमंडल के आकार और उसकी शक्ति में वृद्धि की गई। सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ हुआ और सिखों को भी सांप्रदायिक चुनाव करवाया गया। सिखों के लिए भी सांप्रदायिक चुनाव करवाया गया। दोस्तों अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे संविधान का लगभग 60% हिस्सा इसी से लिया गया है, वह है 1935 का अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। केंद्र में द्वैध शासन का लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त की गई। 3 प्रकार की सूची, जिस तरह आज हम लोग संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का अध्ययन करते हैं, वह 1935 अधिनियम का ही देन है। संघीय न्यायालय की स्थापना और संघीय बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई और संघीय बैंक की स्थापना 1935 में, यानी RBI की स्थापना 1935 में की गई।